आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं मैंने क्या क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखा है द्रव्य की प्रकृति, यानी द्रव्य कैसा होता है। अब द्रव्य किसे कहते हैं? वस्तु। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या हैं? द्रव्य हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब किसी मटेरियल से वो बनी हुई हैं। और दूसरा, वो एक जगह घेरती हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं एक जगह मेंटेन कर रहा हूँ, एक जगह मैंने पृथ्वी पर घेरी हुई है और मेरा एक शेप है, तो आप देख पा रहे हैं मुझे, यानी कि मैं किसी मटेरियल से बना हूँ। ठीक, तो जो मटेरियल से बना हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? जगह घेर रहा हूँ। तो ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ किसी मटेरियल से बनी है और जगह घेरती है, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य। यानी सिंपल भाषा में कहें तो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या मौजूद हैं? द्रव्य के रूप में मौजूद हैं। तो इसे कहते हैं द्रव्य की प्रकृति। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स करके लिख दिया है कि कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? जिस मटेरियल से वो बनी होती है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल में लिख दिया जाए पुस्तक, कलम, पेंसिल, मेज आदि। आप इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब आता है द्रव्य की अवस्थाएं। अब हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी कुछ अवस्थाएं हैं, वो किसी फॉर्म में है, या तो वो लिक्विड में है यानी कि तरल अवस्था में है, पानी की फॉर्म में है, या फिर वो ठोस हैं, जैसे हम सब ठोस हैं, ये बोर्ड ठोस है, मार्कर ठोस है, या फिर वो गैस के रूप में है यानी हवा के रूप में है। तो तीन तरह से द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर गैस था ये। ठीक, अब नीचे क्या लिखा है कि ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है। अब देखिए, ये कोई ठोस चीज़ है तो इसका आकार भी निश्चित है कि भाई ये इतना बड़ा है या इतना छोटा है, और ये जितनी जगह घेर रहा है तो इसका आकार और आयतन। आयतन का मतलब जितनी जगह घेरता है, और आकार का मतलब ये कैसा दिखने में है। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ये मेरे पास हो तब भी, आपके पास हो तब भी, किसी और ग्रह पर हम इनको ले जाएं तब भी इनका आकार और आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। अगर ये इतनी जगह घेरता है तो ये इतनी ही जगह घेरेगा, अगर ये इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा, चाहे मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ। तो ठोसों का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम द्रव को ले लें, पानी को अगर हम ले लें, तो देखिए पानी जितना आपने लिया है वो रहेगा तो उतना ही। जैसे 1 लीटर अगर आपने वाटर लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी उसका आयतन जो है वो तो निश्चित होता है, किसका? द्रव का। लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अगर मैं उस 1 लीटर पानी को फर्श पर फैला दूं तो वो बहुत सारी जगह घेर लेगा। ठीक, क्योंकि वो उसका आकार ले लेगा, किसका? फर्श का आकार ले लेगा। लेकिन आयतन कितना रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा। पानी जितना है उतने का उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं उसे बोतल में रखूंगा तो वो बोतल की तरह दिखेगा। तो मैंने क्या लिखा देखो कि ठोस का निश्चित आकार और आयतन, यानी ठोसों के लिए दोनों निश्चित होते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, जितना आपने पानी लिया उतना ही रहेगा। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में आप द्रव को रखेंगे वो उसी का रूप ले लेगा। फिर गैसों का आकार तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। देखो, गैस एक ऐसी फॉर्म है द्रव्य की जिसका ना तो आयतन निश्चित है, ना ही ना तो आयतन निश्चित है, ना ही आकार निश्चित है। आपने इतना आयतन लिया, मान लीजिए, अब देखिए घर में जो सिलेंडर आता है 15 लीटर का, 15 लीटर उसमें हमने इकट्ठी की हुई है, तो अब वो 15 लीटर है। ठीक, 15 लीटर होने के बावजूद वो क्या हो रहा है कि जिसके अंदर सिलेंडर के रखी है उसी का आकार ले लिया है, वो सिलेंडर भी 15 लीटर का है। लेकिन उसी गैस को अगर मैं खोल दूं तो शायद वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी। तो उसका आकार भी बढ़ जाता है और आयतन भी बढ़ जाता है। यानी कि दोनों आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो यही लिखा है कि गैस का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। फिर इन फॉर्म्स को, जो ठोस, द्रव, गैस है, अगर मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। या तो मैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करूँ, या फिर मैं दाब को कम या ज़्यादा करूँ। दाब यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर यानी ताप। तो इन दोनों में अगर मैं परिवर्तन कर दूंगा तो किसी एक फॉर्म को मैं दूसरी फॉर्म में चेंज कर लूँगा। जैसे फ्रिज में हमने पानी रखा, क्या किया हमने? टेम्परेचर कम किया, बर्फ़ जम गया। वहीं हम उसको बाहर निकाल लें, वो क्या हो जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करें और ज़्यादा टेम्परेचर दें तो क्या हो जाएगा? वो भाप बन जाएगा। तो दाब और ताप में परिवर्तन करके हम द्रव्य की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये लिखा है, ताप तथा दाब में परिवर्तन करके द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो ये द्रव्य के बारे में टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, कि द्रव्य को आप कैसे बांटेंगे।
ठीक। तो कोई भी आप द्रव्य चुन लीजिए। तो द्रव्य के दो घटक हैं सर, मिश्रण के रूप में होगा या फिर शुद्ध पदार्थ के रूप में होगा। देखो जैसा नाम से ही पता चल रहा है मिश्रण, मतलब कुछ चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, मतलब क्या हुआ मिश्रण। शुद्ध पदार्थ मतलब एक ही चीज़ की तरह है, मतलब एक ही जैसी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो कैसा हुआ शुद्ध पदार्थ हुआ। मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है जो ये मिश्रण है, सामांगी तथा विषमांगी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है सामांगी यानी कि उसके सभी अंग कैसे हैं, समान है, एक जैसा है। और विषमांगी यानी कि अलग अलग है तो दिखने में एक जैसा है मगर उसके घटक अलग अलग दिखाई भी पड़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कैसा होता है शुद्ध पदार्थ, क्या होता है तत्व तथा यौगिक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल द्रव्य का वर्गीकरण आपको बता रहा हूँ कि द्रव्य मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मिश्रण जो है वो सामांगी तथा विषमांगी होता है और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो तत्व तथा यौगिक में बटा हुआ होता है। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, मिश्रण किसको कहते हैं, फिर सामांगी मिश्रण किसको कहते हैं तथा विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। देखो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में मिले हों, दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्व किसी भी अनुपात में मिले हों, उनका अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, बस तीन चार चीज़ें आपस में मिल गई हैं तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। जैसे हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसें हैं। चाय है, देखो चाय में कई सारी चीज़ों को मिलाया जाता है, मिश्रण बन गया। शरबत है, नमक पानी आपने घोल दिया, चीनी वीनी सब मिला दिया तो शरबत बन गया। ये सब क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण दो तरह का, सामांगी और विषमांगी। तो सामांगी मिश्रण कैसा है, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो। संगठन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 लीटर कोई मिश्रण है और मैं उसको कहीं से भी चखूं, टेस्ट करूं, तो वो सब जगह एक जैसा है, दिखने में भी एक जैसा है, उसका संगठन एक जैसा है। ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग आप देख सकते हैं। जैसे पानी में आपने चीनी घोल दी तो अब गिलास में ऊपर से पानी पिए आप 1 चम्मच या नीचे से पानी पिए, मीठा ही लगेगा क्योंकि चीनी क्या हुई, पूरे पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है। तो वो सब जगह एक जैसा है, उसका संगठन एक जैसा हो गया है। उसी को बोल रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है क्या कहलाता है, सामांगी मिश्रण कहलाता है। शरबत हो गया, ठीक। हवा भी एक तरह का सामांगी मिश्रण है क्योंकि सब चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। और आदि मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ कमरे के इस कोने में तब भी मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, मैं कमरे के इस कोने में खड़ा हूँ तब भी मुझे ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा थोड़ी है उस कमरे में वहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, सब जगह सेम है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सामांगी मिश्रण कहते हैं। अब आता है विषमांगी मिश्रण, तो ये आपको देख के पता चल जाएगा, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन असमान होता है, नहीं संगठन समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में आपने तेल मिला दिया, अलग ही दिखेगा, वो अलग ही दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि दो चीज़ें मिली हुई हैं पर मिली हुई वास्तव में होती नहीं, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। पानी अलग दिखाई पड़ता है, तेल अलग दिखाई पड़ता है। चीनी और मिट्टी को आपने मिला दिया, कितनी भी कोशिश करिए चीनी और मिट्टी को मिलाने की, अलग अलग ही दिखाई पड़ेंगी, वो आप उनको अलग भी कर सकते हैं। तो संगठन कैसा हुआ, असमान हुआ, यानी कि वो एक दूसरे में पूरी तरह से कंबाइन नहीं हुई, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी नहीं, उसी को बोलते हैं क्या, विषमांगी मिश्रण। अब मैं शुद्ध पदार्थ के बारे में बताऊंगा, तत्व के बारे में बताऊंगा, यौगिक के बारे में बताऊंगा, उसके आगे का शुरू करूंगा। आप इसको नोट करिए, इतने में उसे लिख लेता हूँ। अब देखिए उसके आगे कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, एक एक करके आपको समझाने की प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा शुद्ध पदार्थ, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ कैसी है भाई, बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध होने का मतलब कि वो एक ही तरह की चीज़ों से बनी होगी, है ना, तो वो शुद्ध होगी पूरी तरह से, हम सभी जानते हैं। आम भाषा में चीज़ों को समझिए, तो ऐसा पदार्थ जिसके सभी संघटक कण, उसमें जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। कैसे, रासायनिक रूप से, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। जैसे हाइड्रोजन आपने ले लिया, मान लीजिए, अब हाइड्रोजन कितनी भी ले लो, हाइड्रोजन एक जैसी ही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी होगी। ऑक्सीजन है, उसमें जितने ही परमाणु हैं सब एक जैसे होंगे, सबके रासायनिक गुण कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि ऐसा पदार्थ जिसके सभी संघटक कण, संघटक कण का मतलब जिन चीज़ों से वो पदार्थ बना हुआ है, वो सारे के सारे कण कैसे होंगे, रासायनिक रूप से एक समान होंगे, उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना, ऑक्सीजन, पानी, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है तत्व, तो ऐसा पदार्थ जिसके भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा, ऐसा पदार्थ जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, अब उसको कहाँ को विभाजित करूँगा, हाइड्रोजन ही रहेगा वो टूटने के बाद, मतलब कि मैं उसको और नहीं तोड़ सकता और विभाजित नहीं कर सकता। किसी और सरल पदार्थ में कैसे विभाजित करूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ है, जैसे मान लो शरबत है, तो शरबत को मैं अलग अलग देख सकता हूं ना कि भाई इसमें चीनी है और एक तरफ पानी है, क्योंकि मैं इसके सरल घटकों में इसको विभाजित कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, अलग कर सकता हूं। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ है उसको मैं विभाजित नहीं कर सकता, ठीक।
इसी तरह से जो तत्व है, तत्व मैंने क्या लिखा कि ऐसा पदार्थ जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे हम, आपका तत्व ही कहेंगे। देखो सेम ही एग्जांपल है, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सोना आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। तत्व के बारे में आपको जानकारी होगी भी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आपने पढ़े होंगे। 118 के आसपास हैं। आपको जितने ज़्यादा याद होंगे उतना आपको उसमें फ़ायदा होगा, वो हम आगे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। देखो नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक। यौगिक मतलब कि कुछ चीज़ें आपस में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ें जुड़ गई हैं, तत्व जुड़े हैं आपस में, तब क्या बनता है, यौगिक बनता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है कि भाई वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक किसके, तत्वों के इस रासायनिक संयोजन से, रासायनिक रूप से वो आपस में मिलेंगे, उनसे क्या बनता है, यौगिक बनता है। पानी H2O, शर्करा C12H22 और O11 आ गया, नमक आ गया NaCl, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यौगिक जो है वो तत्वों के योग से बनता है। तत्व जो है वो अपना स्वतंत्र है भैया, उसे किसी के योग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये शुद्ध पदार्थ के बारे में चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ से मैंने नई चीज़ शुरू की है। देखिए क्या है कि द्रव्य के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। द्रव्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या द्रव्य जो हमारे आसपास चीज़ें मौजूद है, जिनमें कुछ द्रव्यमान मौजूद है, ठीक, और जो जगह घेरती हैं, वो सब क्या है, द्रव्य हैं। तो द्रव्य के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो रंग, उनका देखने में रंग कैसा है, कठोरता, वो चीज़ें ठोस कितनी है, कैसी हैं, उनका घनत्व कैसा है, घनत्व के बारे में आपको पढ़ना है, अवस्था कैसी है ना, अवस्था कैसी है, मतलब कि ठोस है, द्रव है या गैस है, गलना, घनत्व समझते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा को क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। गलनांक यानी किसी चीज़ का गलना हो गया। क्वथनांक, गलनांक मतलब पिघलने से कह सकते हैं आप, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना होता है। अभी खाली आप याद रखिए, धीरे धीरे जब इनकी डेफिनेशंस आएगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब ये कौन से थे, भौतिक गुणधर्म, ये है रासायनिक गुणधर्म। प्रतिक्रियाशीलता, किसी द्रव्य की कैसी प्रतिक्रियाशीलता होती है, वो कैसा रिएक्ट करता है। ज्वलनशीलता, उससे जलने पर कैसी ज्वलनशीलता है, यानी कि अगर हम उसे जलाएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अम्लता, उसकी अम्लता कैसी है, यानी खट्टा है वगैरह। और क्षारकता, कड़वाहट, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो ये कुछ उसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं नई चीज़ जिसके बारे में है द्रव्यमान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया द्रव्यमान किसे बोलते हैं, जिस मटेरियल से मैं बना हूँ, तो जितने मटेरियल से मैं बना हूँ वो मेरा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है वो ही इसका क्या है सर, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जड़त्व के बारे में आपने पढ़ा होगा। जड़त्व किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। देखो इसका द्रव्यमान कम है, जाहिर सी बात है, तो इसको अगर मैं अवस्था परिवर्तित करना चाहूँ तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन ये कुछ तो विरोध करेगी ना अवस्था परिवर्तन का, तो वही इसका गुण क्या है, जड़त्व कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मटेरियल से बना हूँ इसकी तुलना में, मार्कर की तुलना में, तो मुझे हिलाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं मैं अगर दीवार को हिलाऊं, बोर्ड को हिलाऊं, तो नहीं हिला पाऊंगा क्योंकि इसका जड़त्व ज़्यादा है। ठीक, तो कह रहे हैं कि द्रव्यमान ही क्या है, जड़त्व की माप है। यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। यानी जो वस्तु ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा मटेरियल से बनी होगी, उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा, वो उतना विरोध करेगी अपनी अवस्था में परिवर्तन का। अदिश राशि है भाई, द्रव्यमान में मैं मान लीजिए 50 किलोग्राम का हूँ, जो मेरा द्रव्यमान है, मान लीजिए मेरा द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है, तो इसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत थोड़ी है, इसके लिए कोई दिशा नहीं चाहिए। तो इसलिए ये कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ये द्रव्यमान के बारे में था। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। अगर मैं समझा पा रहा हूँ आपको चीज़ें और आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, नीचे बड़े बड़े कमेंट्स कीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बस सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करते रहिए।